हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान की कक्षाओं में हमने जो पिछला टॉपिक जो पढ़ा था वो मोटापे के ऊपर था। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा है रक्तदाब। देखिए क्या होता है रक्तदाब। रक्तदाब अब ये क्या होता है हमारे पास कि ये हमारा हृदय है। इसमें ये 4 कक्ष हैं और इन 4 कक्ष में ये मान लीजिए यहाँ से रुधिर बाहर आ रहा है हृदय से। ये नलिका है या जिसको हम वाहिनी कह सकते हैं। अब ये जो वाहिनी है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो हृदय से रुधिर को बाहर की तरफ ले जा रही हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, और दूसरा वो नलिकाएं होती हैं जो इसमें क्या करती हैं, रुधिर को प्रविष्ट करवाती हैं, हृदय के अंदर लाने का काम करती हैं शरीर के विभिन्न अंगों से, और रुधिर को कहाँ लाती हैं, हृदय के अंदर लाती हैं। तो ये 2 प्रकार की नलिकाएं हो गई, और जिनको हम एक को बोलते हैं धमनी और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरा। अगर दोनों के अंदर हम अंतर देखें तो दाब इनके अंदर अधिक होता है, और रक्त दाब का जो मापन होता है वो धमनी के अंदर ही होता है, और सिराएं जो होती हैं इनमें दाब कम होता है। और ये क्या काम करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय के अंदर रुधिर लाती हैं, और ये क्या करती हैं, हृदय से रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक। इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, और इनकी सतह क्या होती है, पतली होती है। ये दोनों के अंदर अंतर है। हम दोनों को मिक्स रूप से वाहिनी बोल सकते हैं, वाहिनियाँ, या फिर रुधिर वाहिनियाँ कह सकते हैं। अब ये जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, यहाँ पे रुधिर प्रवाहित हो रहा है, और ये रुधिर जो है प्रवाहित होते समय इसकी सतह के ऊपर एक दाब लगाएगा, और इसी दाब को हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि बहते हुए रुधिर द्वारा वाहिनियों की सतह पर बहते हुए रुधिर द्वारा वाहिनियों की सतह पर लगाया गया दाब, रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और ये जो रक्तदाब है, इसको अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो क्या होगा अपने पास कि इस रक्तदाब का मापन जो किया जाता है उस यंत्र का नाम होता है, या उस मशीन का जो नाम होता है वो होता है रक्तदाब मापी। उसको हम लिख सकते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या लिखेंगे उसको, स्फिग्नोमेनोमीटर लिखा जाता है उसको। ये तो हो गया यंत्र अपने पास। सबसे पहले अगर हम बात करें रक्तदाब का मापन करने वाला, तो ये जो इसकी हिस्ट्री है ये 1733 के अंदर सबसे पहले रक्तदाब का जो मापन किया गया था वो स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया था। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले रक्तदाब का मापन किया था। अगर पूछे कौन से जीव के अंदर किया था तो उन्होंने
घोड़े के अंदर किया था। किसके अंदर किया था? घोड़े के शरीर का मापन। सबसे पहले 1733 में। उसके बाद सबसे पहले रक्तदाब को परिभाषित जो किया था वो किया था 1883 के अंदर। और वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो वो वैज्ञानिक का नाम है कॉपलैन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? कॉपलैन। अच्छा, रक्तदाब जो होता है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? सामान्य रक्त दाब ये मर्क्यूरिक पैमाने के ऊपर नापा जाता है। मर्क्यूरिक पैमाने का मतलब होता है जिस पैमाने के द्वारा हम मापन कर रहे हैं उसके अंदर मर्क्यूरी भरी होती है, तो हम उसको मर्क्यूरिक पैमाना बोलते हैं। तो ये जो होता है 120 mmHg से लेकर के 80 mmHg की रेंज के बीच होना चाहिए। 80 mmHg, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरिक पैमाना। ठीक है, ये जो रेंज है ये 120 से कितने के बीच होना चाहिए? 80 mmHg के बीच होना चाहिए। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अच्छा, ये जो है ये दाब दो प्रकार के, इसके अंदर हमें दो अलग अलग जो है आंकड़े दिए हुए हैं, 120 है और एक कौन सा है? 80 है। ये भी दो प्रकार का होता है। कैसे होता है कि ये हृदय है अपने पास, मैं इसको इस प्रकार से एक बार फॉर्मल डिजाइन बना रहा हूँ इसका। ये क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल रहा है और ये वाहिनी है जिससे रुधिर क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। इसके अंदर मापन करेंगे, दो प्रकार की कंडीशन होंगी। ये जो हृदय है ये लगातार गतिमान होता है, संकुचित होना, फैलाव करना, संकुचित होना, फैलाव करना। संकुचन को हम बोलते हैं इसको, जब ये संकुचित सिकुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं संकुचन की अवस्था, और जब ये फैलता है तो हम उसको बोलते हैं शिथिलन की अवस्था। तो ये क्या, एक बार क्या होगा? संकुचित होगा और एक बार क्या हो जाएगा? शिथिल होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, जब ये संकुचन अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? संकुचन अवस्था। जब ये संकुचन, हृदय संकुचित अवस्था में होता है या संकुचन अवस्था में है, उस समय इन वाहिनिकाओं की सतह पे जो दाब लग रहा है उस दाब को हम बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब कौन सी अवस्था में होगा? जब हृदय संकुचित अवस्था में होता है उस समय रुधिर वाहिनियों की सतह पर लगाया गया दाब कौन सा होता है? सिस्टोलिक दाब होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जब हृदय संकुचन अवस्था में हो तो उस समय वाहिनियों की सतह पर लगने वाला दाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है। सिस्टोलिक दाब कहलाता है। अच्छा, ये जो दाब होता है इसका मान क्या रहेगा? ये जो हैवी जो मान है ये इसका मान होगा सिस्टोलिक। तो इसका जो मान होता है, सिस्टोलिक दाब की रेंज क्या होगी अपने पास? 90 से लेकर के 120 mmHg के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
सिस्टोलिक दाब का जो मान होता है वो कितना होता है, 90 से लेकर के 120 mmHg के बीच। अच्छा, ये वाली जो रेंज है ये कौन सा दाब है, ये डायस्टोलिक दाब है, जो इसके विपरीत है। अब अपने पास में क्या होगा, यही हृदय जब कौन सी अवस्था में होता है, अभी कौन से है, संकुचन अवस्था में। अब ये संकुचित अवस्था में आने के बाद पुनः फैलाव करेगा, हम उस अवस्था को बोलते हैं शिथिल अवस्था। जब ये शिथिल अवस्था में होता है तो यहाँ पे भी दाब लगेगा एक, लेकिन वो दाब संकुचन की अपेक्षा क्या होगा, अलग होगा। तो हम उस दाब को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक दाब। क्या बोलेंगे उसको, डायस्टोलिक। तो हम डायस्टोलिक दाब को कैसे लिखेंगे, डायस्टोलिक दाब क्या हो जाएगा, जब हृदय संकुचन अवस्था में न होकर के कौन सी अवस्था में होता है, शिथिलन अवस्था। शिथिलन अवस्था, शिथिलन का मतलब फैलाव। शिथिलन अवस्था में हो तो उस समय वाहिनियों की सतह पर लगने वाला दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है। डायस्टोलिक कौन सा दाब कहलाता है, डायस्टोलिक दाब। अब इसका भी मान अलग होगा अपने पास, वो कितना होता है, इस डायस्टोलिक दाब का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 60 से 80 mmHg पैमाना Hg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 से 80 mmHg उसका मान होना चाहिए। अब ये जो रक्त दाब है, अगर ये संतुलित अवस्था में है 80 से 120 mmHg के बीच में है तब तो सही है। अगर ये 80 से कम हो गया तो हम उसको बोलते हैं बीपी लो, ब्लड प्रेशर कह सकते हैं इसको, रक्त दाब, बीपी लो की कंडीशन कहते हैं उसको। और अगर ये 120 से ऊपर चला गया तो हम उसको बोलते हैं उच्च रक्तदाब, या हाइपरटेंशन भी कहा जाता है इसको। हैवी बीपी जो होती है या उच्च रक्तदाब जो होता है, हाई बीपी, हम तो उसको दूसरा नाम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो उच्च रक्तदाब की स्थिति और निम्न रक्तदाब की स्थिति दोनों को हम पढ़ेंगे। उच्च रक्तदाब की स्थिति क्या होगी अपने पास, रक्तदाब कितने प्रकार का, पहला उच्च रक्तदाब। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी अपने पास कि जब किसी व्यक्ति का रक्तदाब सामान्य से अधिक हो, सामान्य से अधिक हो तो उसे उच्च रक्तदाब कहा जाता है। उच्च रक्तदाब कहा जाता है। ये तो इसके सामान्य परिभाषा हो गए, ठीक है। सामान्य का मतलब कितना हो गया, 80 से 120 mmHg। अगर उससे ऊपर है तो हम उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, उच्च रक्तदाब। इसके कारण क्या रहेंगे अपने पास में, उच्च रक्तदाब क्यों होता है। उच्च रक्तदाब में सबसे पहले अपने पास आ जाएगा व्यायाम की कमी। अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण होगा। दूसरा जो होगा, अगर हम मैदे से बने पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, मैदे से बने पदार्थों का अधिक सेवन करने से, अधिक सेवन करने से भी कौन सी स्थिति बनेगी, उच्च रक्तदाब की। तीसरा होता है, अगर हम चीनी, चाय, चिकन
आदि का अधिक सेवन करते हैं, अधिक सेवन करने से कौन सी स्थिति होगी? उच्च रक्तदाब की। चौथा कारण शराब का सेवन, वो भी इसका कारण होगा। पांचवा कारण क्रोध, ईर्ष्या, चिंता अधिक करते हैं, तो अभी कौन सी स्थिति हो सकती है? उच्च रक्तदाब की स्थिति। उच्च रक्तदाब की संभावना बढ़ जाती है। और पांचवा हमारे पास होगा, छठा हमारे पास होगा वसायुक्त भोजन का अधिक सेवन, ये जो कारण है ये किसके होंगे? उच्च रक्तदाब के होंगे। अगर व्यायाम कम कर रहे हैं तो उच्च रक्तदाब हो सकता है अपने को। मैदे से बने हुए पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तो उच्च रक्तदाब होगा। चीनी है, चाय, चिकन, मांस इत्यादि का अधिक सेवन करते हैं तो उच्च रक्तदाब। शराब का अधिक सेवन करने से क्रोध, ईर्ष्या और चिंता के समय भी अधिक रक्तदाब की संभावना रहती है। और वसा युक्त भोजन का अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो किसकी स्थिति बन सकती है? उच्च रक्तदाब की। अगर इसको नियंत्रित करना है तो इन सभी को हम क्या करेंगे? व्यायाम करना शुरू करेंगे। हम व्यायाम करना चाहिए हमें समय पे। मैदे से बने हुए पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। चीनी, चाय, चिकन और मांस इत्यादि का सेवन कम करना चाहिए। डिब्बा बंद सामग्री जो होती हैं उनका सेवन क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता अधिक नहीं करनी चाहिए। वसा युक्त भोजन का सेवन क्या करें? कम करें। ये इसको नियंत्रित करने के उपाय होंगे। इससे हानियाँ क्या होती हैं? देखिए, अगर उच्च रक्तदाब है तो क्या होगा? पहला इससे होगा धमनियों की या वाहिनियों की दाब अधिक होने के कारण वाहिनियों की सतह फटने की संभावना अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा जो कारण होगा क्या रहेगा अपने पास? शरीर में पोषक तत्वों का वितरण सही रूप से नहीं होता है। तीसरा, श्वास की समस्या और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली क्या होती है? प्रभावित होती है।
ये रक्तदाब है। इसके अलावा अब आता है निम्न रक्तदाब। देखिए इसको, निम्न रक्तदाब ये दूसरा है। निम्न रक्तदाब में क्या होगा, जब किसी व्यक्ति का रक्तदाब सामान्य से क्या होना चाहिए, कम। सामान्य से क्या होगा, कम हो। कम हो तो उसे निम्न, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है परिभाषा के अंदर। जब किसी व्यक्ति का रक्तदाब सामान्य से कम हो तो हम उसके क्या कहेंगे, निम्न रक्तदाब कहेंगे। अब निम्न रक्तदाब के क्या कारण होंगे, देखिए। अगर शरीर के अंदर जल की कमी हो गई तो निम्न रक्तदाब की स्थिति बनेगी। देखिए, शरीर में जल की कमी होना, ये पहला कारण। दूसरा, अगर आप दवाइयों का सेवन कर रहे हो किसी अन्य बीमारी के लिए, अगर उनका साइड इफ़ेक्ट हो गया तो कौन सी स्थिति बनेगी, निम्न रक्तदाब। तो हम इसको लिखेंगे औषधियों या दवाइयों, औषधियों के दुष्प्रभाव से कौन सी स्थिति बनेगी, बीपी लो की। अगर आप तीसरा जो होता है हमारे पास क्या रहेगा, हृदय की क्रियाशीलता कम हो गई होने के कारण भी क्या होती है, बीपी होती है। हृदय की क्रियाशीलता कम होने के कारण। ये कौन सी स्थिति है अपने पास में, निम्न रक्तदाब की। इनके अलावा अगर आप चिंता अधिक करते हो, चिंता अधिक करने से कौन सी स्थिति बनी रहेगी, निम्न रक्तदाब की स्थिति बनी रहती है। ये निम्न रक्तदाब के कारण होंगे अपने पास में। और इसके दुष्प्रभाव क्या रहेंगे अपने पास, देखिए। निम्न रक्तदाब के दुष्प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव रहेंगे। एक तो अपने पास है शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से, जैसे यकृत, गुर्दय, मस्तिष्क, आदि सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्य नहीं कर पाते हैं। एक चीज। दूसरी क्या होती है,
फेफड़ों में कम रुधिर प्रवाह के कारण श्वास फूलने लगता है, फूलने लगता है। तीसरा, अपने पास होगा मस्तिष्क अगर लंबे समय तक निम्न रक्तदाब की स्थिति बनी है तो मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। अब ये जो अपने पास है, दोनों प्रकार का जो रक्तदाब है, अगर रक्तदाब उच्च रक्तदाब या फिर निम्न रक्तदाब दोनों ही अगर असंतुलित हैं तो दोनों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके उपाय अपने पास होंगे कि हम क्या करें। कैल्शियम, ये दोनों के लिए उच्च रक्तदाब हो चाहे निम्न रक्तदाब, मतलब रक्तदाब को संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम युक्त भोजन का अधिक सेवन करना चाहिए, अधिक सेवन करना चाहिए। और अगला का एक और उपाय क्या होगा, समय पे व्यायाम करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।